नमस्कार। मैं वीरेंद्र कुमार अधिवक्ता और आप सभी यूट्यूब के दर्शकों श्रोताओं को यूट्यूब के चैनल रियल नॉलेज पर स्वागत है। और आज मैं पुनः आप लोग के समक्ष यूट्यूब के इस चैनल पर एक खास विषय पर कुछ बातचीत करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। और यह खास विषय आज का बातचीत का विषय है जो पूरे देश में आज चर्चा का विषय बना हुआ है। वह है भारत सरकार द्वारा हाल ही में लॉन्च किया गया एक नई स्कीम के बारे में, जिससे हम अधिकांश लोग परिचित हैं। यह नई स्कीम भारत सरकार द्वारा हाल ही में लॉन्च किया गया एक योजना है जिसका नाम अग्निपथ है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि भारत सरकार ने सेना में बहाली के भर्ती के नियम में बदलाव किए गए हैं। अब सेना में बहाली एक नई नियम के अनुसार, एक नई प्रणाली के अनुसार, एक नई प्रक्रिया के अनुसार होगी। और यह नई नियम और नई प्रक्रिया, नई प्रावधान को अग्निपथ योजना नाम दिया गया है। और इस अग्निपथ योजना के तहत जिन भारतीय युवकों को भारतीय सेना में भर्ती की जाएगी उन्हें अग्निवीर नाम दिया गया है। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे अग्निपथ योजना क्या है और इस योजना से देश को क्या फायदा है। तो इस विषय पर बातचीत करने के लिए आज मैं यहाँ आप लोग के समक्ष उपस्थित हूँ। तो सबसे पहले हम जाने अग्निपथ योजना क्या है। अग्निपथ योजना सेना में भर्ती के लिए लाई गई है और सेना में भर्ती के एक नया नियम, एक नया प्रावधान है। इस योजना के तहत भारतीय युवकों को अब से सेना में भर्ती की जाएगी। भारतीय युवकों को सेना में भर्ती करने के लिए यह नई योजना लाई गई है। इस योजना के तहत भारतीय सेना में भारतीय नवयुवकों को भर्ती 2 अवधि के लिए की जाएगी, अर्थात कुछ नवयुवकों को 4 वर्ष के लिए और कुछ नवयुवकों को 4 वर्ष से अधिक अवधि के लिए, अर्थात उतनी अवधि के लिए जो भारत सरकार द्वारा सेना में सेवा देने के लिए जो अवधि निर्धारित की गई है उतनी अवधि के लिए, अर्थात भारत सरकार द्वारा सेना में जो रिटायरमेंट के जो उम्र सीमा तय की गई है उस उम्र सीमा तक के लिए लगभग इस अग्निपथ योजना के तहत 25% नवयुवकों को भर्ती की जाएगी। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि इस अग्निपथ योजना के तहत जिन नवयुवकों को भारतीय सेना में भर्ती की जाएगा उसका लगभग 75% सैनिकों को 4 वर्ष के बाद रिटायर्ड कर दिया जाएगा और लगभग 25% लोगों को रिटेन किया जाएगा। और वे जो उनका रिटायरमेंट, इन 25% लोगों का रिटायरमेंट भारतीय सरकार द्वारा जो सेना में रिटायरमेंट की उम्र सीमा तय की गई है उस सीमा पर की जाएगी, उस उम्र को प्राप्त करने पर की जाएगी। अर्थात उस उम्र सीमा तक ये 25% सैनिक भारतीय सेना में सेवा देंगे। तो यह है अग्निपथ योजना की स्कीम। और साथ ही जिन लगभग 75% लोगों को आफ्टर 4 इयर्स रिटायर्ड किया जाएगा, आफ्टर रिटायरमेंट उनको लगभग 12 लाख रुपए दिए जाएंगे। और ये 4 वर्ष के लिए जिन अग्निवीरों को जो भर्ती की जाएगी, इन 4 वर्ष के अवधि के दौरान लगभग 30,000 इनके सैलरी होंगे। ये मुख्य प्रावधान है, यह मुख्य योजना है सरकार की सेना में भर्ती का। अब सरकार यह भी फिक्स नहीं की है कि एकदम निश्चित रूप से 4 साल बाद 70% लोगों को रिटायर्ड होगा, यह लगभग है। और यह भी फिक्स नहीं है कि मात्र 25% ही भारतीय सेना में रिटेन करेंगे, यह लगभग है। सरकार चाहे तो भविष्य में इसमें बढ़ोतरी या कमी कर सकता है, यानी 4 साल बाद लोगों को रिटायरमेंट को जो आंकड़ा है इसको बढ़ा सकता है, घटा सकता है। और जो रिटेन करेगी सरकार 25% लोगों को, इसमें भी थोड़ा बढ़ोतरी कर सकता है, 25 से 30, 40, 35 कर सकता है। तो यह ऐसी योजना है सरकार का। इसमें यह चिंता की बात नहीं है कि रिटायरमेंट मात्र 70% लोगों को होगा ही। यह भी फिक्स नहीं है कि जो रिटेन करेंगे वह 25% ही होगा। इसमें और ज़्यादा रिटेन कर सकता है और इसको बढ़ोतरी किया जा सकता है, इसमें और बढ़ाया जा सकता है, सरकार भविष्य में बढ़ा सकती है। अब यह
मुख्य रूप से चर्चा का मुद्दा यह है कि क्या योजना यह देश के लिए फायदेमंद है। यह चर्चा का मुख्य विषय है, मुख्य मुद्दा है। आज का चर्चा का यह मुख्य विषय है। आज पूरे देश में नवयुवकों के द्वारा आक्रोश पूरे देश में नवयुवकों में आक्रोश व्याप्त है। इन नवयुवकों को यह चिंता सता रहा है कि आफ्टर 4 इयर्स रिटायरमेंट के बाद ये अनएम्प्लॉयड रहेंगे, फुल लाइफ अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। और इस चिंता के मद्देनज़र आज भारत में, पूरे देश में इन नवयुवकों द्वारा उत्पात उपद्रव मचाए जा रहे हैं और सरकारी संपत्ति का भी क्षति पहुंचाया जा रहा है। लेकिन यहाँ इन नवयुवकों को इस बात पर गंभीरता से विचार करनी चाहिए। यह योजना देश के लिए ज़्यादातर फायदेमंद है, क्योंकि आज हमारा देश को विदेशी दुश्मनों से, दुश्मन राष्ट्रों से भविष्य में खतरा मौजूद है। भविष्य में के इन खतरों से देश को सुरक्षा प्रदान करने के लिए, रक्षा करने के लिए यह योजना उपयुक्त है। आज इकोनॉमिकली भारत एक कमजोर राष्ट्र है। विकसित देशों की तुलना में भारत की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है और इन अर्थात स्पष्ट शब्दों में कहें तो हमारे आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं है, उतनी समुन्नत नहीं है जितना कि विकसित देशों के तुलना में। तो भारत सरकार द्वारा जो रक्षा बजट है उसमें और बढ़ोतरी नहीं किया जा सकता है। हमारी इकोनॉमिक कंडीशन को देखते हुए भारत सरकार अपनी रक्षा बजट में और बढ़ोतरी नहीं कर सकती है। भारत सरकार द्वारा रक्षा पर जो व्यय किया जाता है उसमें और बढ़ोतरी सरकार करने में मजबूर है। लेकिन हमें सामरिक दृष्टि से मजबूत होना जरूरी है, सामरिक दृष्टि से और अधिक शक्तिशाली होना जरूरी है, क्योंकि भारत को विदेशी दुश्मनों से, विदेशी दुश्मन राष्ट्रों से भविष्य में खतरा मौजूद है। तो यह भविष्य में उत्पन्न होने वाले संभावित खतरों से भारत को निपटने के लिए खुद को तैयार करना पड़ेगा और इसके दृष्टि से भारत को सामरिक दृष्टि से और अधिक शक्तिशाली बनाने की जरूरत है। लेकिन हमारी मजबूरी है कि हम रक्षा पर और अधिक बजट और रक्षा पर जो बजट है, रक्षा पर जो व्यय है, इसमें और बढ़ोतरी नहीं कर सकते, क्योंकि हम आर्थिक दृष्टि से उतना समुन्नत नहीं है। हम देश के सैनिकों की संख्या जो मौजूद है उससे अधिक और सैनिकों की संख्या नहीं बढ़ा सकते हैं। और यह भी गौरतलब है, ध्यान देने योग्य बात है कि देश के सैनिकों, रक्षा बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा देश के सैनिकों के सैलरी और पेंशन पर में चला जाता है, खर्च होता है। इसमें कटौती करना जरूरी भी था। अगर इसमें कटौती करके हम नई हथियारों को यदि हम निर्माण करते हैं तो हमारे लिए, हमारे देश के लिए, देश की सुरक्षा के दृष्टि से ज़्यादा उपयुक्त होगा। सामरिक दृष्टि से शक्तिशाली होना, अधिक शक्तिशाली होना इस बात पर निर्भर करता है कि हमारे देश में सैनिकों की संख्या कितनी है। साथ ही इस बात पर भी निर्भर करता है कि हमारे पास आयुध कितना है, युद्ध सामग्री कितना है, हमारे पास वेपन्स कितना है और हमारे पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का लेटेस्ट वेपन्स हमारे पास कितनी संख्या में है। यदि हमारे पास सैनिकों की संख्या प्रचुर है, पर्याप्त है, बहुत ज़्यादा है, तो भी हम सामरिक दृष्टि से ज़्यादा शक्तिशाली नहीं माने जाएंगे। यदि हमारे पास वेपन्स की संख्या कम है, हमारे पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का वेपन्स नहीं है, हमारे पास आयुध नहीं है, तो हम अत्यधिक सैनिक संख्या होते हुए भी, अत्यधिक सैन्य बल होते हुए भी हम सामरिक दृष्टि से कमजोर ही होंगे। तो जरूरत है संतुलित सेना रखने का, अपने बजट के हिसाब से, अपने आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए। साथ ही हमें अत्याधुनिक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का वेपन्स
रखने की भी ज़रूरत है, जिसका निर्माण हमें स्वयं करने की ज़रूरत है। यदि हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का, आधुनिक वेपन्स का हम विदेशों से आयात करते हैं तो भविष्य के लिए हमारे लिए खतरनाक साबित भी हो सकता है। इन वेपन्स को हमें स्वयं निर्माण करने की ज़रूरत है और इसके लिए हमें रक्षा बजट में बढ़ोतरी किए बिना और कटौती किए बिना इसको हमें एक नई योजना के तहत, सूझबूझ के तहत हमें इन रक्षा बजट का उपयोग करने की ज़रूरत है, ताकि देश को सामरिक दृष्टि से और अधिक शक्तिशाली, समुन्नत बनाया जा सके, ताकि देश के दुश्मनों का, विदेशी दुश्मन राष्ट्रों से जो हमारे भविष्य के जो खतरा मौजूद है, उससे हम भविष्य में इन खतरों को सहजता से सामना कर सके और देश को सुरक्षा कायम रख सके, रक्षा प्रदान कर सके। इसके लिए हमें अत्यधिक सामरिक दृष्टि से शक्तिशाली और समुन्नत होने की ज़रूरत है और हमें रक्षा बजट में बढ़ोतरी करे बिना रक्षा का जो व्यय होता है, इसको सही दिशा में योजनाबद्ध तरीके से सूझबूझ के साथ उपयोग करने की ज़रूरत है। और इस नई योजना के तहत, इस नई सिस्टम के तहत रक्षा बजट में बढ़ोतरी किए बिना और कमी किए बिना इन व्ययों को हम समुचित तरीका से उपयोग करके हम देश को सामरिक दृष्टि से मजबूती प्रदान कर सकते हैं और अधिक शक्तिशाली राष्ट्र का सामरिक दृष्टि से हम अपने राष्ट्र को अधिक शक्तिशाली बना सकते हैं। जरूरत है आज हमें विश्व के परिदृश्य से सबक लेने की। आज दुनिया का हर देश अपने सामरिक शक्ति का विस्तार कर रहा है और भारत को भी अपने सामरिक शक्ति का विस्तार करनी चाहिए, ताकि भविष्य में उत्पन्न होने वाले खतरों से निपटा जा सके, भविष्य में होने वाले खतरों से भारत को रक्षा किया जा सके। आज हमें दुनिया के परिदृश्य से सबक लेना चाहिए। मौजूदा हालात में, मौजूदा स्थिति में, मौजूदा सिचुएशंस में जो रसिया यूक्रेन का जो मसला है, जो युद्ध अभी चल रहा है, इससे भी हमें सबक लेनी चाहिए, शिक्षा लेनी चाहिए और भारत सरकार इससे शिक्षा ले रही है शायद, इसलिए यह स्कीम लाई भी है। आज यूक्रेन सामरिक दृष्टि से रूस के तुलना में बहुत कमजोर है, जिसके कारण रूस का यूक्रेन पर दबदबा है, दादागिरी है। और यही स्थिति को देखते हुए भारत को अपने सामरिक शक्ति में विस्तार करने की, सामरिक शक्ति को और ज़्यादा शक्तिशाली बनाने की ज़रूरत है। सामरिक दृष्टि से देश को और ज़्यादा शक्तिशाली बनाने की ज़रूरत है और इसके लिए चाहिए कि हमारे पास जो सैन्य बल है, इसके अतिरिक्त कुछ नौजोकों का, जो सेना के प्रशिक्षण प्राप्त नौजोकों का एक एक्स्ट्रा सैन्य बल रखना, एक रिजर्व सैन्य बल रखना जरूरी है, जो भविष्य में युद्ध के दौरान उत्पन्न हुए विशेष विकट परिस्थिति में जिसका फायदा प्राप्त किया जा सके। एक्स्ट्रा सैन्य बल रखना जरूरी है। वेतन रहित, सुविधा रहित सैनिक प्रशिक्षण प्राप्त हमारे पास नौजोकों का, जवान लड़कों का, युवा लड़कों का एक वर्ग होना जरूरी है, एक टीम होना जरूरी है। अर्थात हम ये कहें कि वेतन रहित, सुविधा रहित एक प्रशिक्षण प्राप्त, सेना के प्रशिक्षण प्राप्त एक एक्स्ट्रा नौजोकों का, जवान युवाओं का एक सैन्य संगठन, एक सैन्य बल होना जरूरी है, जो भविष्य में विशेष परिस्थिति में यदि युद्ध छिड़ता है किसी दूसरे देशों से, तो उस विशेष परिस्थिति में, भविष्य में विकट विषम परिस्थिति में इसका फायदा हमें प्राप्त हो सके, हम इसका भविष्य में फायदा प्राप्त कर सकते हैं। युद्ध के दौरान हम इन्हें, जो रिटायर्ड सैनिक होंगे आफ्टर 4 इयर्स, उनको रिकॉल पुनः करके देश को सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं। दूसरी बात कि हमारे पास, जैसा कि मैंने कहा कि हम सेना की संख्या में इजाफा नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारे आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, हम अपनी आर्थिक रक्षा बजट को और अधिक नहीं बढ़ा सकते हैं, यह हमारी मजबूरी है। दूसरी बात, इन्हीं रक्षा बजट में हमें इसका सदुपयोग करना है, सूझबूझ के साथ इसका उपयोग करके अपनी सामरिक शक्ति को
और ज़्यादा संपन्न बनाना है, सामरिक दृष्टि से देश को और ज़्यादा समुन्नत और शक्तिशाली बनाना है। तो यह योजना इस प्लानिंग के तहत जो बहुत ही उपयुक्त फिट बैठता है। अब सवाल उठता है कि आफ्टर 4 इयर्स ये जो रिटायर्ड सैनिक होंगे यह अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। तो और इस बात को लेकर युवाओं में चिंता है और चिंता के कारण आक्रोश है, जिसके कारण आज देश में उपद्रव मचाए जा रहे हैं। तो सरकार का यह दायित्व बनता है, केंद्र सरकार का यह दायित्व बनता है कि भारतीय नवयुवकों को यह चिंता का समाधान करें, और सरकार का यह दायित्व बनता है कि वह स्पष्ट शब्दों में यह सुनिश्चित करे कि आफ्टर रिटायरमेंट, 4 साल के बाद, रिटायरमेंट के बाद इनको पैरामिलिट्री फोर्सेस में और कॉरपोरेट सेक्टर में 10% आरक्षण सुनिश्चित होगा। दूसरी बात, आफ्टर रिटायरमेंट कुछ उम्र सीमा तक, आफ्टर रिटायरमेंट कुछ उम्र सीमा तक नहीं, आफ्टर रिटायरमेंट कुछ अवधि तक, उम्र सीमा तक नहीं, आफ्टर रिटायरमेंट कुछ अवधि तक, यह अवधि सरकार ही तय करेगी, निर्धारित करेंगे। यह अवधि यथा उपयुक्त समझे, यह यथा उचित समझे सरकार यह तय करे। आफ्टर रिटायरमेंट कुछ अवधि तक, 2 साल तक, 3 साल तक या 4 साल तक, इन रिटायर्ड अग्निवीरों को, इन रिटायर्ड सैनिकों को पैरामिलिट्री फोर्सेस में एम्प्लॉयड होने का अपॉर्चुनिटी मौजूद रहेगा, और इन पैरामिलिट्री फोर्सेस में और कॉरपोरेट सेक्टर में इन्हें 10% की आरक्षण दी जाएगी। यह स्पष्ट शब्दों में केंद्र सरकार को स्पष्ट शब्दों में यह सुनिश्चित करना चाहिए। यदि सरकार ऐसा कर रही है और करती है, नई योजना में ऐसा शामिल करती है, तो यह देश हित के लिए फायदेमंद है, राष्ट्र हित के लिए फायदेमंद है, और राष्ट्र की सुरक्षा के दृष्टि से यह ज़्यादा उपयुक्त होगा। कुछ लोगों के द्वारा यह सवाल किए जा रहे हैं कि यह 4 साल का जो रिटायरमेंट का उम्र है, इसमें थोड़ा और बढ़ोतरी किया जाता तो देश को क्या नुकसान था। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि 4 साल के जगह पर 6 साल, 7 साल, 8 साल या 10 साल कर दिया जाए तो देश को क्या नुकसान है। तो यहाँ गौरतलब बात यह है, ध्यान देने योग्य बात यह है कि यदि यह रिटायरमेंट की उम्र अवधि बढ़ाया जाए, 4 साल से और ज़्यादा कर दिया जाए, तो रिटायरमेंट बाद हमारे पास रिटायर्ड सैनिकों का जो वर्ग होगा वह नवयुवक नहीं होंगे, उम्रदराज होंगे, उम्रदार होंगे। उम्रदार सैनिक नवयुवकों के तुलना में ज़्यादा उपयुक्त नहीं होता है। अर्थात नवयुवक उम्रदार सैनिकों की तुलना में जो रिटायर्ड होंगे, जो रिटायर्ड सैनिकों का जो एक संवर्ग बनेगा, एक वर्ग बनेगा, वह उम्रदार सैनिकों की होगी। अगर रिटायरमेंट की अवधि बढ़ा दिया जाए तो यह उम्रदार सैनिकों की होगी। और हम जानते हैं कि नवयुवक जितना युद्ध के दृष्टि से उपयुक्त होंगे उतना उम्रदार लोग नहीं होंगे। तो जरूरत है एक नवयुवक का वर्ग तैयार करना जो सैन्य प्रशिक्षण प्राप्त होगा, सैन्य प्रशिक्षण प्राप्त एक्स्ट्रा सैन्य बलों की, रिजर्व सैन्य बलों की एक टीम, एक वर्ग रखने की जरूरत है, ताकि वह भविष्य में विशेष परिस्थितियों में युद्ध के दौरान हमें काम आ सके, जिसका लाभ भारत को मिल सके और देश की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके। तो कम उम्र में रिटायर होने के बाद एक कम उम्र के नवयुवक सैनिकों का जो वर्ग जो होगा, एक्स्ट्रा नवयुवक सैनिकों का एक टीम होगा, वह तैयार करना भारत सरकार की लगभग मानसा है। भारत सरकार अपनी मानसा को स्पष्ट नहीं करती है और करना भी नहीं चाहिए। अगर सरकार अपनी मानसा को सबके सामने स्पष्ट कर दे तो हो सकता है या दुश्मन राष्ट्र इसका अनुचित फायदा उठाएगा। तो दुश्मन राष्ट्र से स्वयं को बचाने की जरूरत है। इसलिए जो हमारे यहाँ हमें अपने सामरिक दृष्टि से भारत को समुन्नत करने की जरूरत है और अधिक शक्तिशाली बनाने की जरूरत है। और इसके लिए जो हमारे पास
सेना बल की जो संख्या मौजूद है, इन सेना बल की संख्या को बरकरार रखते हुए एक्स्ट्रा ट्रेंड प्रशिक्षित नवयुवकों को एक सैन्य बल तैयार करना जरूरी है, जो वेतन रहित और सुविधा रहित होगा, जो भविष्य में युद्ध के दौरान विशेष परिस्थिति में, विकट परिस्थिति में जिसका फायदा देश को प्राप्त हो सके और देश की सुरक्षा दुश्मन राष्ट्रों से देश को सुरक्षा सुनिश्चित किया जा सके। अब यहाँ पर एक और बात ध्यान देने लायक है कि आज हमारा देश की संख्या, सैन्य बलों की संख्या लगभग 14 लाख एक्टिव सक्रिय सैनिक हैं हमारे देश में, और लगभग 11 लाख रिजर्व सैनिक हैं हमारे देश में। और सरकार की यह योजना है कि सैनिकों की संख्या में कमी नहीं की जाएगी, लगभग सैनिकों की संख्या जो मौजूद है लगभग उतना ही रहेगा, लेकिन जो रेगुलर सैनिक है उसका और अग्निवीरों की संख्या का जो रेशियो होगा वो लगभग 50-50% का होगा। और यह 50-50% के रेशियो के तहत जो रेगुलर सैनिकों की संख्या है उसमें हो सकता है थोड़ा कटौती की जाए, कमी की जाए, रेगुलर संख्या में कमी की जाए, जिसकी भरपाई इन अग्निवीरों को भर्ती करके की जाएगी। और इस तरह से जो देश में सेना की जो संख्या जो फिलहाल मौजूद है उतनी संख्या बरकरार भी रहेगा, और साथ में हमारे पास एक एक्स्ट्रा सैनिक प्रशिक्षण पास एक एक्स्ट्रा सैनिकों का एक वर्ग तैयार होगा, और यह नवयुवकों का वर्ग होगा। यदि 4 साल बाद रिटायर्ड होते हैं तो यह नवयुवकों का वर्ग होगा, लेकिन जो लोग कह रहे हैं कि रिटायरमेंट की सीमा थोड़ा बढ़ा दिया जाए, 4 से और अधिक कर दिया जाए, तो फिर हमारे पास सैन्य प्रशिक्षण प्राप्त सैनिकों का जो वर्ग होगा यह नवयुवकों का वर्ग नहीं होकर के एक उम्रदार सैनिकों का वर्ग होगा, जो ज़्यादा उपयुक्त युद्ध की दृष्टि से नहीं होगा। युद्ध के दृष्टि से ज़्यादा उपयुक्त नवयुवक सैनिक ही होते हैं। तो यह नवयुवकों सैनिकों का एक वर्ग तैयार करना मिशन है देश का, ताकि विशेष परिस्थिति में काम आ सके, उपयोग में लाया जा सके, इन्हें पुनः रिकॉल किया जा सके। तो देश यह तय है कि हमारे यह एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है, जिसको लेकर के आज पूरे दुनिया में उपद्रव, भारत में जो उपद्रव मचाए जा रहे हैं, इसका शंका समाधान करना बहुत ज़रूरी है। और ज़रूरी है कि आफ्टर रिटायरमेंट 4 साल के बाद जो रिटायर्ड होंगे इनको विभिन्न क्षेत्रों में पुनः नौकरी करने की अपॉर्चुनिटी मौजूद होगा। और यह भी तय है कि जो 25% सैनिकों को जो नई योजना के तहत रिटेन किया जाएगा उसमें भी इजाफा की जा सकती है भविष्य में, और यह 25% लोगों को लंबे समय के लिए सेना में नियुक्ति का भी अवसर, अपॉर्चुनिटी इनके पास अस्थायी रूप से सेना में नियुक्त होने का, एम्प्लॉयड होने का अपॉर्चुनिटी इनके पास मौजूद होगा। तो इन तमाम तथ्यों को ध्यान में रखते हुए गंभीरता से चिंतन और मनन करने पर यह स्पष्ट होता है कि यह योजना भारत सरकार के लिए उपयुक्त है, देश हित के लिए उपयुक्त है और राष्ट्र हित के लिए ज़्यादा उपयोगी साबित होगा। यहाँ हम बताते चले कि देश में जितने बेरोजगार लोगों की संख्या है उसके तुलना में हमारे पास सैन्य बलों की, पैरामिलिट्री फोर्सेस का या भारतीय सेना की कुल संख्या बहुत कम है। अगर हम लाख भी चाहें तो भारतीय सेना और पैरामिलिट्री फोर्सेस इन बेरोजगार युवकों को रोजगार की समस्या समाधान नहीं हो सकता है इसमें नियुक्त करके, क्योंकि इनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। तो फिर भी सामान्य लोगों की तुलना में इन रिटायर्ड सैनिकों को पैरामिलिट्री फोर्सेस में और अन्य जगहों में नियुक्ति के चांसेस, एम्प्लॉयड होने के चांसेस, नौकरी के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, और इस तरह से यह देश की रक्षा के लिए भी उपयुक्त होगा। और कहा जाता है कि देश की रक्षा के लिए हमें थोड़ी बहुत कुर्बानी देने के लिए, देश की रक्षा के लिए, भावी पीढ़ी की सुरक्षा के लिए अगर हमें थोड़ी बहुत कुर्बानी देना पड़े तो यह जरूरी देना चाहिए, यह देश हित के लिए उपयोगी होगा। क्योंकि अगर हम सामरिक दृष्टि से मजबूत नहीं होंगे तो हमारे विदेशी दुश्मन राष्ट्रों से हमारा भविष्य में जो खतरा हमेशा मौजूद है हम उसके शिकार हो जाएंगे, और हमारे
हम शिकार हो करके हम अपनी स्थिति को खराब कर सकते हैं, हमारी स्थिति दयनीय हो जाएगी और राष्ट्र असुरक्षित होगा। तो देश की रक्षा की पहली प्राथमिकता है, देश सुरक्षा की पहली प्राथमिकता देनी चाहिए और देश की सुरक्षा की दृष्टि से यह योजना सही है, उपयुक्त है। और मैं आज अपना चर्चा यहीं विराम देता हूं। अब चर्चा को मैं समाप्त करता हूं और आप सभी YouTube के दर्शकों श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार, जय श्री राम। और सभी दर्शकों से एक गुजारिश है मेरा कि यदि यह चर्चा आप सबको अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो को लाइक करते हुए इस वीडियो को और लोगों को शेयर अवश्य करें। नमस्कार, जय श्री राम।